नमस्ते, मेरा नाम है तनिष। मैं आपको सिविल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा इस चैनल पर, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले आज हम एक सब्जेक्ट शुरू करेंगे जो कईयों को बहुत मुश्किल लगता है, पर वो इतना मुश्किल है नहीं। उस सब्जेक्ट का नाम है स्टील। उस सब्जेक्ट का पूरा नाम तो है डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो आज इंट्रोडक्शन वीडियो है। पहली वीडियो इंट्रोडक्शन 1.1 मतलब चैप्टर 1 है, उसकी पहली वीडियो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अब जो मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, आपका ध्यान उस लाइन या मेरे शब्द जो मैं बोल रहा हूँ उस पर होना चाहिए, ना कि मैं पढ़ा इधर रहा हूँ आप इधर घूम रहे हो, मतलब इनको पढ़ रहे हो, फिर आपको कुछ समझ नहीं आएगा। और ये अगर आपको लिखना हो, मैं बाद में लास्ट में साइड हो जाऊंगा, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, तो मैं पढ़ा रहा हूँ। डिज़ाइन सबसे पहले क्या होता है, ये मैं पढ़ाऊंगा एसएससी लेवल का, एसएससी जेई के या उससे कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम, आप गवर्नमेंट स्टेट लेवल के एसएससी एई जेई लेवल के आप सोल्व कर सकते हो। सबसे पहले डिज़ाइन ऑफ स्टील, ये क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में कि वो पूछ रहा है एमसीक्यूज में, व्हाट इज डिज़ाइन ऑफ स्टील। तो इसकी ये डेफिनेशन है, द स्ट्रक्चर शुड फॉलो एंड सेटिस्फाई द कोडल प्रोविजन। मतलब जो हम स्टील का स्ट्रक्चर बनाएंगे ना, वो फॉलो करे, फॉलो तो मतलब आप समझते हो, वो माने उसके कोडल प्रोविजन को, और उसके जो हम जैसे लोड लग रहा है और हमारा स्ट्रक्चर खड़ा है पूरे वैसे ही खड़ा है, लोड लग रहा है, तो हम क्या कहेंगे उसको, वो फॉलो कर रहा है, हमारे डिज़ाइन लाइफ उसकी बढ़िया है। तो इसको इस डेफिनेशन में यही कहा हुआ है, स्ट्रक्चर जो फॉलो करे और सेटिस्फाई, मतलब हम एक कोडल प्रोविज़न होता है स्टील को डिज़ाइन करने के लिए। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, स्टील को डिज़ाइन करने के लिए कौन सा कोड यूज़ करते हैं, IS कोड 800-2007। ये कोड हम डिज़ाइन ऑफ स्टील को यूज़ करते हैं। मतलब सिंपल सा ये कहा गया, डिज़ाइन ऑफ स्टील क्या है। डिज़ाइन ऑफ स्टील क्या है, ऐसा स्ट्रक्चर जो स्टील से बना हो, जो फॉलो करे कोडल प्रोविज़न, मतलब जो कोडल में जो बातें कही गई है उसे फॉलो करे, और हमें अगर लोड लग रहा है तो उसको बिना फेल हुए रजिस्ट करता रहे अपनी पूरी डिज़ाइन लाइफ तक, इसे हम कहेंगे डिज़ाइन ऑफ स्टील। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है, ये मैंने आपको समझा दी। अब कौन सा कोड फॉलो करते हैं हम, सिविल इंजीनियर में बहुत सारे कोड फॉलो करते हैं, पर डिज़ाइन ऑफ स्टील, ध्यान से सुनना, डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, डिज़ाइन इंपॉर्टेंट है। डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर के लिए कौन सा कोड फॉलो करते हैं, IS कोड 800-2007। और ये कोड किस मेथड पर आधारित है, मतलब मैं आगे आपको 3 मेथड बताऊंगा। एक होते हैं WSM वर्किंग स्ट्रेस मेथड, ULM अल्टीमेट लोड मेथड, और LSM लिमिट स्टेट मेथड। तो ये मैं आपको आगे तो पढ़ाऊंगा ही, तो बस आपको अभी ये ध्यान रखना है कि IS 800-2007 है ना, वो किस मेथड पे आधारित है, लिमिट स्टेट मेथड। बस अभी के लिए आप याद रख लीजिए, आगे मैं आपको बताऊंगा कि ये क्यों कैसे डिपेंड करता है। ठीक है, मतलब डिपेंड तो करता ही, आपको ये पता है क्योंकि ये मॉडर्न मेथड है। ये बताऊंगा इस मेथड में होता क्या है। ठीक है, अब पहले के ज़माने में स्टील तो एक एलॉय है, हमें पता है जो किस चीज़ से मिला है, मिलकर बना है। स्टील बना है कार्बन और आयरन से मिलकर। पहले जब स्टील नहीं था तो किस मटेरियल का यूज़ करते थे स्ट्रक्चर बनाने में, जब स्टील नहीं होता था तो आयरन का यूज़ करते थे, तो आयरन का यूज़ करते हैं। अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ आयरन करते हैं, ये क्वेश्चन आए हुए हैं, मतलब इस बोर्ड पर जितना लिखा है ना, मैंने वो लिखा है छाट कर, कि जो क्वेश्चन आए और आपको समझ भी आए। ठीक है, पहले के ज़माने में आयरन यूज़ करते थे जब स्टील की इन्वेंशन नहीं हुई थी। आयरन के क्लासिफाइड, अब हमने किया है आयरन को क्लासिफाइड, मतलब टाइप्स ऑफ आयरन। पहला आयरन है पिग आयरन, दूसरा कास्ट आयरन, तीसरा रोट आयरन। ठीक है, इसे हम कहेंगे रोट आयरन। पिग आयरन कौन सा है,
ये अब देखो, जिसमें, मेरी बात ध्यान से सुनना, जिसमें कार्बन कंटेंट जितना ज़्यादा होगा वो उतना ही इम्प्योर आयरन होगा। ठीक है, मतलब कार्बन कंटेंट जितना ज़्यादा प्योरिटी उतनी कम, कार्बन कंटेंट जितना कम प्योरिटी उतनी ज़्यादा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब देखो पिग आयरन, पिग आयरन के क्या कहा है, इट इज़ एन इम्प्योर फॉर्म ऑफ आयरन। इम्प्योर मतलब इसमें प्योरिटी सबसे कम है। अब मैंने आपको क्या बताया था, प्योरिटी कम है तो कार्बन कंटेंट क्या होगा, ज़्यादा। तो कार्बन कंटेंट इसमें कितना है, हाई कार्बन कंटेंट है, मतलब सबसे ज़्यादा कार्बन कंटेंट है। इसकी परसेंटेज ये आपको याद रख लेना। पिग आयरन में 3.5 से 4.5% कार्बन कंटेंट होता है। ठीक है, और ये इम्प्योर फॉर्म ऑफ आयरन है। कास्ट आयरन, दूसरा टाइप का आयरन कास्ट आयरन। कास्ट आयरन में कार्बन कंटेंट 2 से लेके 4%, मतलब ये प्योर है किससे, पिग आयरन से तो प्योर है। अगर हम पिग आयरन से कंपेयर करें कास्ट आयरन को तो ये प्योर है पिग आयरन से। तीसरा है रोट आयरन, ये क्या है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। अब प्योरेस्ट फॉर्म मैंने कह दिया तो आपके बैक ऑफ द माइंड ये तुरंत आ जाना चाहिए, अगर ये प्योर है तो इसका कार्बन कंटेंट सबसे कम होगा। तो इसका कार्बन कंटेंट देख लो, लेस देन 0.2%, 0.2%। तो ये सबसे प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन है। ठीक है, अब आपके दिमाग में आया होगा कि जब हम पहले इस आयरन का यूज कर ही रहे थे तो स्टील क्यों लाए हम बीच में। स्टील हम इसीलिए लाए, आयरन में कमी थी। आपको पता है कि लोहे के सामान पर जंग लग जाता है, जंग को हम इंग्लिश में कहते हैं रस्टिंग या कोरोजन। तो जब हम पहले के स्ट्रक्चर्स बनाते थे ना आयरन के, तो उसमें जंग लग जाता था, तो मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत हाई चली जाती थी, मेंटेन करना पड़ता था आयरन को। तो फिर हम स्टील लाए, स्टील में जंग नहीं लगता, क्योंकि मतलब यही मान लो स्टील में जंग नहीं लगता जितना आयरन में लगता है। ठीक है, तो इसलिए हम आयरन की जगह आजकल स्टील का इस्तेमाल करते हैं। अब देखो, अब स्टील पर आ गई हमारी बात, अब हमारा चैप्टर शुरू हो रहा है। स्टील कैन बी क्लासिफाइड एज, अब स्टील कैसे कैसे क्लासिफाइड है। स्टील मेनली दो तरह के क्लासिफाइड है, एक तो है स्ट्रक्चरल स्टील, दूसरा है स्टेनलेस स्टील। स्ट्रक्चरल स्टील, स्ट्रक्चरल स्टील नाम से ही पता लग रहा है, नाम क्या है, स्ट्रक्चर, मतलब वो स्टील जिससे स्ट्रक्चर बनते हैं उन्हें क्या कहेंगे, स्ट्रक्चरल स्टील। ठीक है, अब देखो स्ट्रक्चरल स्टील भी दो तरह के हैं, माइल्ड स्टील और HYSD बार्स। HYSD की फुल फॉर्म बताओ, ये आई हुई है क्वेश्चन पेपर में। HYSD की फुल फॉर्म PYQ में देख लेना आप जाकर। HYSD की फुल फॉर्म है हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार। लिख लो, फुल फॉर्म लिखनी है तो हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार, HYSD की फुल फॉर्म। अब माइल्ड स्टील क्या होता है, Fe। माइल्ड स्टील को आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे, या तो आपको ये लिखा जाए माइल्ड स्टील, ठीक है, या आपको लिखा आ जाए ये, अगर ये भी Fe250 लिखा आ जाएगा ना तो भी आपको क्या ही समझ आ रहा है, ये माइल्ड स्टील है। अब इसमें Fe का मतलब है आयरन, Fe का क्या मतलब है, आयरन, और 250 है इसकी यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ आयरन। ठीक है, 250 क्या है, यील्ड स्ट्रेंथ, इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर mm²। अब ये यील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, ये आप सोम के चैप्टर में पढ़ोगे, एक कर्व पढ़ोगे, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, उसमें आपको बताया जाएगा यील्ड स्ट्रेंथ। अभी के लिए आप याद रख लो, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप चाहे देख लेना, SSC के में नहीं पूछा होगा पर स्टेट AJE में ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि Fe250 लिख दिया तो बताओ 250 क्या है, तो उसमें आया कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है, यील्ड स्ट्रेंथ है, अलग अलग ऑप्शन आ गए। तो ये 250 क्या है, यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील है। सॉरी मैंने आयरन बोल दिया हुआ है यहाँ पे, पर यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील है। ठीक है, अब देखो कार्बन कंटेंट माइल्ड स्टील में, ये कैसी कार्बन को दिखा रहा है, कार्बन कंटेंट इन माइल्ड स्टील कितना है, वो कम है 0.25% से।
हाँ ये कम ही है, ये मैंने, आप सोच रहे होंगे कि गलत लिख दिया कि कार्बन कंटेंट माइल्ड स्टील है, माइल्ड स्टील तो थोड़ी लो टाइप की है, तो कार्बन कंटेंट तो कम होना चाहिए उसमें, नहीं माइल्ड स्टील लो टाइप की है तो कार्बन कंटेंट ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि कार्बन कंटेंट ज़्यादा होएगा उसकी प्योरिटी उतनी कम होएगी। हाँ ये आपका सही है, पर ये केस किस में लगाना है, सिर्फ आयरन में लगाना है। स्ट्रक्चरल स्टील में, माइल्ड स्टील में आपको ये याद ही रखना है कि कार्बन कंटेंट कम होता है किससे, 0.25% से। और HYSD बार क्या होते हैं, अगर आपको Fe415 या Fe500 लिखा जाए तो आपको समझना है ये HYSD बार है। HYSD की फुल फॉर्म हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार्स। तो ये 415 भी क्या है, यील्ड स्ट्रेंथ है, और 500 भी क्या है, यील्ड स्ट्रेंथ है, और Fe का मतलब आयरन है। अब इसमें कार्बन कंटेंट कितना होता है, ज़्यादा होता है 0.25% से, ठीक है, HYSD बार में। ये हो गया स्ट्रक्चरल स्टील के बारे में आपको डेफिनेशन। और इसको आप दिखाते कैसे हैं, मतलब यील्ड स्ट्रेंथ को आप क्या दिखाएंगे। अगर चलो मान लो हमारे पास ये लिखा गया Fe250, तो मैं इसको क्या करके दिखाऊंगा, यील्ड स्ट्रेंथ दिखानी हो, Fy इससे डिनोट करते हैं, तो 250 न्यूटन पर mm², ऐसे करके मैं इसको दिखा दूंगा। इसको कैसे डिनोट करते हैं, F के पैर में स्मॉल y, ठीक है। ये हो गया स्ट्रक्चरल स्टील। अब स्टेनलेस स्टील, इसके भी क्वेश्चन आए हुए हैं। इसमें ये आपके पास क्वेश्चन आता है कि क्रोमियम और निकल का कंटेंट कितना है। सबसे पहले स्टेनलेस स्टील होता क्या है, क्वेश्चन आपको बाद में बताऊंगा। स्टेनलेस स्टील वो स्टील होता है जो फ्री होता है कोरोजन और रस्टिंग से, मतलब कोरोजन और रस्टिंग स्टेनलेस स्टील पर नहीं लगती, ठीक है। स्टेनलेस स्टील अब किन दो चीज़ों से मिलकर बना है। स्टेनलेस स्टील एक तो मिलकर बना है क्रोमियम से और दूसरा निकल से। क्रोमियम कंटेंट है 18%, निकल का कंटेंट है 8%। अब जो क्रोमियम है ना, क्रोमियम जो 18% है, वो तो इसकी स्टेनलेस स्टील की प्रॉपर्टी को बनाए रखता है। मतलब स्टेनलेस स्टील प्रॉपर्टी कहाँ से आ रही है, किस मिनरल की वजह से आ रही है, क्रोमियम की वजह से स्टेनलेस स्टील प्रॉपर्टी आ रही है, ये लिखा हुआ। और निकल क्या कर रहा है, जो 8% है वो क्या कर रहा है, बाइंडिंग कर रहा है। मतलब जो एलोय है स्टेनलेस स्टील, उन सब अलग अलग मिनरल को मिलाए रखने का काम कौन कर रहा है, 8% निकल, ठीक है। अब ये नीचे एक नोट लिखा है। अब आप जनरली तो यही होती है 18% क्रोमियम और 8% निकल। अगर आपको क्रोमियम कंटेंट मान लो कम करना है, किसी वजह से आपको क्रोमियम कंटेंट कम करना है, तो आप कितना लेवल तक कम कर सकते हो, तो आप कर सकते हो 10% से कम नहीं करना। मतलब ये जो 18% है ना, इसको 10% से अगर आपने कम कर दिया तो इसकी स्टेनलेस स्टील की प्रॉपर्टी गायब हो जाएगी, फिर तो ये स्टेनलेस स्टील ही नहीं रहा। अगर आपने क्रोमियम कंटेंट ही 10% से कम कर दिया तो आपको किसी भी केस में स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम कंटेंट 10% से कम नहीं करना। तो अगला है डिपेंडिंग अपॉन कार्बन कंटेंट स्टील क्लासिफाइड एज। अब हम स्टील को कैसे क्लासिफाई करेंगे, कार्बन कंटेंट के बेसिस पर, ठीक है। कार्बन कंटेंट के बेसिस पर स्टील 3 तरह के हैं, लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील और हाई कार्बन स्टील। नाम से इनके समझ आ रहा है, लो कार्बन मतलब जिसमें कार्बन की कंटेंट कम होएगी, मीडियम कार्बन जो मीडियम होगा, बीच का होगा, और हाई कार्बन जिसमें कार्बन कंटेंट ज़्यादा होगा। तो आपको एक चीज़ बात करनी है, पहले ये नोट पढ़ो। नोट कह रहा है स्टील में कार्बन कंटेंट 0.1 से 1.1% होना चाहिए। मतलब चाहे कोई सा भी स्टील हो, लो कार्बन, मीडियम कार्बन, हाई कार्बन, उसमें उन स्टील में कार्बन कंटेंट की मात्रा 0.1 से 1.1% तक ही रहनी चाहिए। तो अब देख लो, 0.1 से सबसे कम लो कार्बन स्टील है, उसमें कार्बन कंटेंट 0.1 है। सबसे ज़्यादा हाई कार्बन स्टील है, उसमें कार्बन कंटेंट 1.1 है। तो आपको इतना तो समझ आ गया कि स्टील में कार्बन कंटेंट कहाँ से 0.1 से 1.1% तक होनी चाहिए। अब लो कार्बन कंटेंट में कितनी स्टील की परसेंटेज होनी चाहिए,
लो कार्बन कंटेंट में लो कार्बन स्टील में कार्बन कंटेंट 0.1 से 0.25% तक होना चाहिए। ठीक है, 0.1 से 0.25%। और लो कार्बन स्टील किस में होती है? माइल्ड स्टील को हम कहते हैं, जो रीइंफोर्समेंट पर्पस के लिए काम होती है। ये RF क्या डिनोट कर रहा है? रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट आपको RCC में आपने पढ़ा ही होगा, जब कंक्रीट में स्टील डालते हैं तो उसे हम कहते हैं रीइंफोर्समेंट। तो लो कार्बन स्टील रीइंफोर्समेंट में काम होती है, जो माइल्ड स्टील होती है। दूसरी है मीडियम कार्बन स्टील। अभी मैंने आपको बताया ही था कि माइल्ड स्टील में कार्बन कंटेंट कम होता है एज कंपेयर टू हाई HYSD। ठीक है, फिर आता है मीडियम कार्बन स्टील। मीडियम से नाम से ही समझ आ रहा है, मीडियम मतलब जिसमें कार्बन कंटेंट लो से थोड़ा ज़्यादा होएगा और हाई से कम होगा। तो इस कार्बन कंटेंट कितना होता है? 0.25 से 0.60%। जो किस में यूज़ होता है? व्हील्स में। जो हमारे साइकिल के व्हील होते हैं, कार्स के, मोटरसाइकिल के, ट्रक के व्हील्स होते हैं ना, उसमें मीडियम कार्बन स्टील यूज़ होता है। तीसरा है हाई कार्बन स्टील। कार्बन कंटेंट कितना है? 0.60 से 1.1%। अब हाई कार्बन स्टील कहाँ पर यूज होता है? जो आपके हथौड़े होते हैं, किल्ले होती है, उधर हाई कार्बन स्टील यूज होता है हथौड़ों में। क्यों होता है? क्योंकि उनमें इम्पैक्ट टफनेस ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि उनको ऐसे अचानक से मारना होता है ना, तो वो चीज़ टफ होना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हाई कार्बन कंटेंट इतना होता है। और ये हाई कार्बन स्टील हैमर्स में यूज होता है, पंचेज में यूज होता है। ठीक है, ये हो गया डिपेंडिंग अपॉन कार्बन कंटेंट स्टील की क्लासिफिकेशन। अब कार्बन कंटेंट पर तो होगी, अब ऑक्सीजन के कंटेंट पर भी कर देते हैं। ठीक है, डिपेंडेड अपॉन ऑक्सीजन कंटेंट स्टील क्लासिफाइड आर। स्टील कितने क्लासिफाई है? अब जो इस साइड है ना, इस साइड से आपसे कुछ नहीं आएगा, इस साइड से पता क्या आएगा? जो ये कार्बन कंटेंट की वैल्यूज है कि लो कार्बन स्टील में कितना कार्बन कंटेंट होता है, मीडियम कार्बन स्टील में कितना कंटेंट होता है कार्बन का, और हाई कार्बन स्टील में कार्बन कंटेंट कितना होता है, ये वैल्यू। ऐसी किल्ड स्टील, सेमी किल्ड स्टील, रिम्ड स्टील, किल्ड, सेमी किल्ड और ये रिम्ड स्टील। ठीक है, किल्ड स्टील में ऑक्सीजन कंटेंट कितना होगा? 30 ppm। ppm का क्या मतलब है? पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन। अब पार्ट्स पर मिलियन का मतलब क्या होता है? या तो आप पार्ट्स पर मिलियन लिखो या मिलीग्राम पर लीटर। मतलब 1 मिलियन के अंदर 1 मिलियन का स्टील है, उसके अंदर 30 मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन के। ठीक है, मतलब 1 मिलियन मॉलिक्यूल ऑफ स्टील है, तो आप उसके अंदर कितने पाओगे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल? 30 या उससे भी कम, तो उसे हम क्या कहेंगे? किल्ड स्टील। जब ऑक्सीजन कंटेंट कितना है? 30 ppm से कम हो, या ppm और मिलीग्राम पर लीटर, मतलब ये कह रहा है 1 ppm इज इक्वल टू 1 मिलीग्राम पर लीटर। इतना तो आपको पता ही होगा। तो ये किल्ड स्टील में ऑक्सीजन कंटेंट 30 ppm से कम होना चाहिए। और ये कहाँ पे यूज़ होता है? हाई टेम्परेचर्स पर ये वाला स्टील यूज़ किया जाता है, किल्ड स्टील। अब आता है सेमी किल्ड स्टील। सेमी किल्ड की स्टील के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा 30 से 150 ppm जितनी होनी चाहिए। ठीक है, और किल्ड रिम्ड स्टील ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए, 150 ppm या मिलीग्राम पर लीटर से। ठीक है, उन्हें कहते हैं रिम्ड स्टील। अब जनरली जो हमारे स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, वो हम या तो बनाते हैं किल्ड से या सेमी किल्ड स्टील से। हम रिम्ड स्टील से कभी भी कोई स्ट्रक्चर नहीं बनाते। तो देखो, जनरली ऑल द स्ट्रक्चर्स आर मेड अप ऑफ
किल्ड और सेमी किल्ड स्टील। ठीक है, तो ये आपका पार्ट हो गया, क्लासिफिकेशंस ऑफ स्टील्स हो गया। अब हम बात करते हैं कि स्टील को स्ट्रक्चरल मेंबर में हम क्यों यूज़ करते हैं, मतलब ऐसी क्या ही खासियत है स्टील में जो हम स्ट्रक्चरल मेंबर मतलब इससे अपने घर बना लिया। तो इसकी कुछ खासियत है वो बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो इज़ हाई। मतलब अब इसका मतलब क्या होता है, मतलब अगर आप स्टील लोगे, स्टील चाहे इतना सा भी लोगे ना, इतना सा बहुत कम होता है, तो उसका वेट कितना होगा, इतने से स्टील का वेट कितना ही हो सकता है, बहुत कम होएगा। पर उसमें जो स्ट्रेंथ होएगी ना, इतने से में भी वो बहुत ज़्यादा होएगी। इस पहले पॉइंट का मतलब यही कह रहा है, मतलब वेट कम हो हमारे स्ट्रक्चर में, फिर क्या होगा, डेड लोड कम आएगा, तब हम स्टील का यूज़ करते हैं। अगर हम कुछ और लेते, कुछ और भी मटेरियल ले सकते हैं, तो हमें इतना बड़ा मटेरियल चाहिए होता जिसका वेट भी बढ़ता, वेट बढ़ने से हमारे स्ट्रक्चर पर डेड लोड बढ़ता और स्ट्रक्चर हमारा ओवरऑल अनइकोनॉमिकल हो जाता। तो हम क्यों यूज़ करते हैं ये आपको समझ आ गया, क्योंकि स्टील का स्ट्रेंथ अपॉन वेट रेशियो इज़ वेरी हाई, मतलब छोटे से वेट में भी स्ट्रेंथ हमें बहुत ज़्यादा मिलती है स्टील में। दूसरा पॉइंट, यूनिफॉर्मिटी ऑफ स्ट्रेस इज ऑब्जर्व्ड ड्यू टू बेटर क्वालिटी कंट्रोल। अब हम देखते हैं जो स्टील से बने हुए स्ट्रक्चर्स हैं उन पर लोड यूनिफॉर्मिटी के वे में लगता है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगता है। अब ऐसा क्यों लगता है, क्योंकि जैसे कोई लोड आया, मान लो विंड लोड आया, मान लिया विंड लोड जब आता है ना हमारे घरों पर, और वो बने होते हैं स्टील से, क्योंकि उसमें आरसीसी की स्लैब डली होती है, वो स्टील फिर क्या करता है, उस जो लोड है ना वो चारों तरफ अपने डिवाइड कर देता है, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। और वो ऐसा क्यों कर पाता है, क्योंकि उसका क्वालिटी कंट्रोल फैक्ट्री में बनता है, तो फैक्ट्री में उसका क्वालिटी कंट्रोल बढ़िया होता है स्टील का, तो वो यूनिफॉर्मिटी ऑफ स्ट्रेस हमें देखने को मिलती है स्टील स्ट्रक्चर्स में। इट इज़ एन इको फ्रेंडली मटीरियल, ये इको फ्रेंडली मटीरियल भी है, मतलब अपने नेचर को ज़्यादा मात्रा में नुकसान नहीं पहुँचाता। इट हैज़ हाई स्क्रैप वैल्यू। अब स्क्रैप वैल्यू क्या होती है, अगर आपका जैसे मान लो आपका किसी का घर है, वो पुराना हो चुका है, पुराना बहुत, उसकी डिज़ाइन लाइफ कम हो चुकी है, अब वो टूटने वाला है, मतलब वो अपने घर को तोड़ रहा है, अब तोड़ दिया घर को। जो कंक्रीट है ना, कंक्रीट को तोड़ने के बाद वो क्या करेगा, बेचने जाएगा तो कोई खरीदेगा उसे नहीं, कंक्रीट को कोई नहीं खरीदता। पर अगर वो उसमें से स्टील निकाल ले और अगर उसको बेचने जाएगा ना, तो उसकी जो वो क्या कहते हैं, उसकी बेचने मतलब वो ज़्यादा रेट में बिकेगा, उसका ख़राब हुआ स्टील भी। ठीक है, तो इट हैज़ हाई स्क्रैप वैल्यू, मतलब उसकी जब वो ख़राब हो जाता है, टूट जाता है, फिर भी स्क्रैप वैल्यू उसकी हाई होती है स्टील की। और इट हैज़ गुड एयर एंड वाटर टाइटनेस, मतलब गुड एंड एयर वाटर टाइटनेस मतलब ये इम्परमिएबल है। अब इम्परमिएबल और परमिएबल का मतलब क्या होता है, इम्परमिएबल तो होता है कि जिसमें पानी से पास ना हो सके, मतलब ये वो एक बता रहा है कि स्टील में वाटर या एयर पास नहीं हो सकता स्टील के अंदर से। और परमिएबल का मतलब इसका उल्टा ही, जिसमें पानी और वाटर पास हो सकता है। तो ये क्या बता रहा है, इट हैज़ गुड एयर एंड वाटर टाइटनेस, मतलब सिंपल सी बात है कि स्टील अपने अंदर से हवा और पानी को पास नहीं होने देता। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्टील की ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ये क्वेश्चन में बहुत बार आती है, मतलब जब भी उसको लगता है ना कि क्वेश्चन में ये डाल देता है वो। These do not depend upon grade। अब ये बात बहुत कम, मतलब सबको इतना तो पता होता है, पर ये बात जब आती है ना, ये नोट्स में नहीं मिलती। ये प्रॉपर्टीज ग्रेड पर डिपेंड नहीं करती। अब मैंने आपको ग्रेड क्या बताया था, जैसे मैंने आपको बताया था ना, FE 250, FE 415, FE 500, माइल्ड स्टील, HYSD स्टील, ये बताई थी। तो FE 250 मतलब FE 250, ये क्या है, ग्रेड ऑफ स्टील के बिहाफ में हमने बांटा हुआ है स्टील की ग्रेड्स में, इन स्टीलों को। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये उस पर डिपेंड नहीं करती, चाहे आप FE 250 लो या FE 415 लो, ये सब की प्रॉपर्टी सेम रहती है। अब एक आपको मैं क्वेश्चन बताऊंगा, इसमें मज़ेदार सा क्वेश्चन वो एक आया हुआ है,
ठीक है, सबसे पहले मैं प्रॉपर्टीज बता देता हूँ। डेंसिटी ऑफ स्टील, स्टील की डेंसिटी कितनी होती है 7850 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये आपको याद ही रखनी पड़ेगी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसको डिनोट करते हैं रो से, डेंसिटी ऑफ स्टील को, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को ई एस से, ये होती है 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जी से डिनोट करते हैं 0.769 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर पर mm स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन जिसको अल्फा से डिनोट करते हैं 12 × 10⁻⁻6 पर डिग्री सेंटीग्रेड। पॉइजन्स रेशो म्यू से डिनोट करते हैं इलास्टिक, अगर इलास्टिक रेंज में पूछे तो 0.30, प्लास्टिक रेंज में पूछे तो 0.50। तो ये प्रॉपर्टीज़ है कुछ स्टील की। अब ये प्रॉपर्टीज़ आपको एक बात तो याद करने के लिए मैं कह रहा हूँ, फिर मैं आपको जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे आरसीसी आएगा उसमें आपको बताऊंगा, आरसीसी में ये वाली प्रॉपर्टी समझाऊंगा, स्ट्रक्चर ऑफ मैकेनिक्स में ये वाली और डेंसिटी वाली ज़्यादातर फ्लूइड्स में समझ आ जाएगी। पॉइजन्स रेशो भी आपको स्ट्रक्चर ऑफ मैकेनिक्स में, ये आप भी अभी स्टील सब्जेक्ट के लिए तो आपको ये याद ही कर लो, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील होगी, ये ग्रेड पर डिपेंड नहीं करती। अब एक क्वेश्चन है, ये इसका लिखना है तो लिख लो, मैं रफ कर रहा हूं। जो आपके PYQ में आया हुआ है, अब मैं वो तो भूल गया वो किस एग्जाम के PYQ में आया हुआ है, पर वो आया जरूर हुआ है और बहुत मज़ेदार का क्वेश्चन है। मतलब आया इसी बात पे है, पर उसने इस बात को न्यूमेरिकली पूछ लिया। अब वो न्यूमेरिकली कैसे पूछता है क्वेश्चन, व्हाट इज द व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेशियो ऑफ modulus of elasticity of steel for Fe250 and Fe415 सॉल्यूशन। मतलब इसने क्या पूछी है, वैल्यू पूछी है किसकी, Fe250 के इलास्टिक मॉडुलस ऑफ स्टील की और Fe415 के इलास्टिक मॉडुलस ऑफ स्टील की, ठीक है। तो करते हैं ES फॉर Fe250 डिवाइडेड बाय ES फॉर Fe415, ठीक है। ES मैंने आपको बताया था मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये ग्रेड पर डिपेंड नहीं करती, तो इसकी वैल्यू 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर, और इसकी वैल्यू भी डिपेंड नहीं करती तो इसकी वैल्यू भी सेम ही होगी 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इससे ये कट गया तो आंसर कितना आ गया 1। तो इसका आंसर ये था। ऐसे उसने इस बात को पूछ लिया था किसी एग्ज़ाम के जेई के। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, और आगे मैं ऐसी वीडियो बनाता रहूँगा जिससे हमारा स्टील सारे सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे। थैंक्स।